Hi guys, welcome back to the constitutional law lecture series on near peer, and we're going to continue and discuss theories of constitutional interpretation. अच्छा, ये थोड़ा सा हमने already discuss किया था, was more US centric, तो इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन किया, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी, पाकिस्तान के अंदर वाली चीजें भी ऐड करने की, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एडिशन किया। तो इसकी अगर हम देखें तो ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे, फिर वो तीन जो थीरीज है मेन और कंट्रास्टिंग एक दूसरे के साथ, एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट और उसके मुकाबले में जुडिशियल एक्टिविज्म की फिलोसफी, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिज्म और उसके मुकाबले में लूज कंस्ट्रक्शनिज्म की फिलोसफी, ओरिजिनलिज्म और उसके मुकाबले में लिविंग डॉक्यूमेंट वाली फिलोसफी। इसके अंदर फिर टेक्सचुअलिज्म और नॉट इंटरनेशनलिस्ट, इंटेंशनलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट और नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट का कंपैरिजन। फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे एक्टिविस्ट और रिस्ट्रेंट केसेस की और जजेस की। फिर हम देखेंगे एक्टिविस्ट और रिस्ट्रेंट कोर्ट्स की एग्जांपल्स यूएस में और पाकिस्तान में। फिर हम देखेंगे दोनों के रैशनल, दोनों की रीजंस के, रिस्ट्रेंट के लिए क्या, रिस्ट्रेंट और ओरिजिनलिज्म का क्या रैशनल और एक्टिविज्म और नॉन ओरिजिनलिज्म का क्या रैशनल है, दोनों की फेवर में आर्गुमेंट्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती क्या है? इट रेफर्स टू डिफरेंट वेज दैट द जुडिशियरी यूजेस टू इंटरप्रेट द लॉ, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स एंड लेजिस्लेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स और लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट जिस तरीके से किया जाता है, जिस प्रिज्म से किया जाता है, उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या constitutional interpretation कहते हैं। This is an important issue in some common law jurisdictions, such as the United States, Pakistan, India, Australia, and Canada, because the Supreme Courts of those nations can overturn laws made by their legislatures through judicial review. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है बहुत सारे ममालिक में। तो कोर्ट्स किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती हैं और लॉज को किस तरीके से इंटरप्रेट करती हैं, वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Because the process of judicial review requires constitutional interpretation, this has resulted in various judicial and legal philosophies. Judicial and legal philosophies are the ways in which judge understand and interprets the law. तो ये तीन कंट्रास्टिंग हमारे पास भी आ गए, 6 टोटल और 3 कंट्रास्टिंग सेक्शंस आ गए। इसमें मनरो की कोटेशन है कि one might almost say that it the constitution basically undergoes some change every Monday when the Supreme Court hands down decisions. सबसे पहला जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये कहता है दैट जजेस मस्ट इंटरप्रेट द लॉ स्ट्रिक्टली rather than seeking public policy change on their own by interpreting the law loosely. वो कहता है कि लॉ को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट की फिलोसफी कि जो कानून में लिखा है बस वही लिखा है, आपको उसको लूजली इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना कि आपको जो लगता है कि चीज होनी चाहिए पब्लिकली, पब्लिक पॉलिसी में ये चेंज आनी चाहिए, कोर्ट्स वो इनिशिएट नहीं करवानी होनी चाहिए, जो कानून में लिखा है बस उसको आपने इन्फोर्स करना है। जुडिशियल एक्टिविज्म इन्वॉल्व्स यूजिंग द बेंच टू इनैक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। सोशल पॉलिटिकल चेंज के आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे इंटरप्रेट करें कि जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज लेकर आए, वो जुडिशियल एक्टिविज्म है। This view believes that courts should overturn bad laws and create new policies. इसी के मुकाबले में स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिज्म और लूज कंस्ट्रक्शनिज्म, ये साथ साथ पैरेलल ही है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट वाले स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिस्ट होंगे और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी यूज करेंगे। वो बिलीव करते हैं कि कोर्ट को लिटरली इंटरप्रेट करना चाहिए और जो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है सिर्फ उसको फॉलो करना चाहिए, हर्फ बा हर्फ, और एक्सप्लिसिटली जो बात लिखी है बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपना मतलब ऐड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट बिलीव दैट कोर्ट शुड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसिवली, यानी उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए और उसको कोर्ट्स को अपने आप को सिर्फ इस चीज पे लिमिट नहीं करना चाहिए कि जो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, बल्कि उसको लूजली इंटरप्रेट करें ताकि आप चेंज इनैक्ट कर सकें। इसके मुकाबले में फिर दो और हैं, ओरिजिनलिस्ट और लिविंग डॉक्यूमेंट या नॉन ओरिजिनलिस्ट। ओरिजिनलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आपने महल देखना है हर कॉन्स्टिट्यूशन का, के डॉक्यूमेंट का, यानी कि जो ओरिजिनल इंटेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा था जिन लोगों ने, उनकी क्या इंटेंट थी, ओरिजिनल इंटेंट क्या थी, कि क्यों लिखा गया था, उस इंटेंट के मुताबिक ही किया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूएस में आपको याद होगा गे मैरिजेस, होमोसेक्सुअल मैरिजेस 2015 में आई थिंक लीगलाइज हुई हैं या 2016 में। तो वो जब लीगलाइज हुई तो जो ओरिजिनलिस्ट थे वो ये कहते थे कि लॉ में इक्वालिटी तो है, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन है और राइट टू मैरी भी है, हर सिटीजन को राइट टू मैरी है। लेकिन जो लोग होमोसेक्सुअल मैरिजेस की फेवर में नहीं थे, कोर्ट के अंदर बात करूं, जैसे एंटनी स्कलिया थे, जस्टिस एंटनी स्कलिया, उनका ये आइडिया था कि जो फ्रेमर्स ने जब राइट टू मैरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया था तो उनकी इंटेंशन हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस था, होमोसेक्सुअल मैरिजेस नहीं था। तो हम लॉ को सिर्फ इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल फ्रेमर्स थे उन्होंने किस इंटेंशन के साथ वो लॉ में रखा था, तो ये ओरिजिनलिस्ट होते हैं। assert that all statements in the constitution must be interpreted based on the original understanding of the authors of the people at that time it was ratified. इसके बरक्स जो नॉन ओरिजिनलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ग्रो एंड अडैप्ट टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। वो ऑब्वियसली लिबरल इंटरप्रिटेशन के थ्रू न्यू सर्कमस्टेंसेस के अंदर होगा। अच्छा, इसके अंदर ओरिजिनलिस्ट्स जो हैं वो आपके पास दो तरह के आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आते हैं टेक्सचुअलिस्ट्स और इंटेंशनलिस्ट्स। ओरिजिनलिस्ट के अंदर दो आ गए आपके पास। टेक्सचुअलिस्ट कहते हैं वो ओरिजिनलिस्ट होते हैं जो बेसिकली टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट और स्ट्रक्चर को बहुत वेटेज देते हैं कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है, उसका टेक्स्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसीलिए वो बिलीव करते हैं कि कलेक्टिव इंटेंट ओरिजिनली इनकी डिटरमिन करना मुश्किल है, तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लिटरली आप उसको इंटरप्रेट करें। इंटेंशनलिस्ट बेसिकली प्राइमरी वेट देते हैं इंटेंशंस ऑफ द फ्रेमर्स को, या जो मेंबर्स थे प्रपोजिंग बॉडीज के और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था, उनकी इंटेंशन क्या थी, उस इंटेंशन की बेस पे इंटरप्रेट करेंगे और उस इंटेंशन को अपहोल्ड करेंगे। जो लिविंग डॉक्यूमेंट है वो आगे से दो तरह की फिर उनकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, प्रैग्मेटिस्ट होते हैं और नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट होते हैं। प्रैग्मेटिस्ट वो नॉन ओरिजिनलिस्ट होते हैं जो जुडिशियल प्रेसिडेंट को या ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है,
उसको वेटेज देते हैं। प्रैग्मेटिस्ट है ना, प्रैग्मेटिक डिसीजन लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो सो एज टू समटाइम्स फेवर अ डिसीजन रॉन्ग ऑन ओरिजिनलिज्म, यानी कि इवन दो लॉ को अगर स्ट्रिक्टली वो इंटरप्रेट करें तो वो डिसीजन ठीक ना हो, लेकिन उसका चूंकि कॉन्सिक्वेंस ठीक होगा, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की फिलॉसफी पे चलते हुए, क्योंकि वो पब्लिक गुड की तरफ लेकर जा रहा है, तो वो प्रैग्मेटिकली वो डिसीजन उस तरीके से करें। इवन दो लॉ में वो चीज नहीं लिखी, लेकिन आप वो कर देंगे बिकॉज इट्स अ गुड थिंग टू डू। ठीक है। दूसरे नेचुरल लॉ थियरिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लॉ जो है उसको एक हायर मॉरल लॉ के सबऑर्डिनेट होता है हमेशा। वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो मॉरल लॉ हो सकता है कि एक चीज जो मॉरली तौर पर गलत है, आप अगर लॉ उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो चूंकि लिविंग डॉक्यूमेंट वाले नॉन ओरिजिनलिस्ट होते हैं, ये कहते हैं कि लॉ को चेंज के तौर पे यूज करना चाहिए, तो प्रैग्मेटिस्ट भी उस चेंज के तौर पे यूज करने के लिए स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट नहीं करते। नेचुरल लॉ थियरिस्ट भी कहते हैं कि मॉरली तौर पे क्या चीज ठीक है, अल्टीमेटली क्या चीज ठीक है सोसाइटी में, तो वो उस तरह उसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स, यानी जो रिस्ट्रेंट हमने अभी, ये रिस्ट्रेंट और ओरिजिनलिस्ट के कौन से फेमस केसेस हैं। ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड 1857, ये वो केस था जिसमें बेसिकली कोर्ट ने ये कहा कि जो डिसेंडेंट्स हैं स्लेव्स के, जो फॉर्मर स्लेव्स के बच्चे हैं या उनके डिसेंडेंट्स हैं जिनमें अफ्रीकन अमेरिकन ब्लड है, वो सिटीजंस नहीं है, फुल सिटीजंस नहीं है यूएस के, बट वो स्टिल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज होंगे, इसलिए वो कोर्ट के अंदर सू ही नहीं कर सकते अपने राइट्स के लिए। इसी तरह प्लेसी वर्सेस फर्गसन 1896 का केस था कि बेसिकली वो अपहोल्ड किया उन्होंने वो इक्वल बट सेपरेट वाला, कि ये जो बड़ी देर तक चलता रहा, जो कि फिर मार्टिन लूथर किंग की सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद खत्म हुआ, इक्वल बट सेपरेट का कॉन्सेप्ट, कि सेग्रीगेशन थी पब्लिक प्लेसेस की व्हाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान। सो इक्वल बट सेपरेट अकोमोडेशन फॉर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स इम्पोज्ड बाय लुइसियाना डू नॉट वायलेट द इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ऑफ द 14th अमेंडमेंट। तो उन्होंने कहा कि ये वायलेट नहीं करता 14th अमेंडमेंट को, इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज को, इक्वल बट सेपरेट। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज जो फ्रेमर्स ने डाली थी, वो या जो कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वल प्रोटेक्शन का जो आइडिया है, उसमें ब्लैक्स सेपरेट हैं व्हाइट्स के साथ ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। रिस्ट्रेंट तो उन्होंने कहा एक्सप्लिसिटली जो लॉ में कहता है हम उसके साथ चलेंगे। तो नॉट वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ कोर्स। एक्टिविस्ट डिसीजन जो नॉन ओरिजिनल केसेस की यूएस में क्या मिसालें हैं। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 में उन्होंने कहा कि रेशियली सेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स नहीं होनी चाहिए, वो प्रोहिबिट की। लविंग वर्सेस वर्जीनिया में उन्होंने कहा कि इंटर रेशियल मैरिजेस अलाउ होंगी, और जो स्टेट्स ने प्रोहिबिट की हुई है कि दो रेसेस आपस में मैरी नहीं कर सकती, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसको सेटिसाइड किया। रो वर्सेस वेड में अब ये देखें ना, ये लिबरल इंटरप्रिटेशन है, ये लूज इंटरप्रिटेशन है, ये एक्टिविस्ट इंटरप्रिटेशन है कि अबॉर्शन को उन्होंने कहा कि अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी। अब राइट टू प्रिवेसी एक्सप्लिसिटली तो ये बात स्टेट नहीं करता कि अबॉर्शन उसके अंदर आता है, स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करें तो। ना ही जब फाउंडिंग फादर्स ने, फ्रेमर्स ने, राइटिफाइड ने राइट टू प्रिवेसी बिल ऑफ राइट्स के अंदर रखा था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनरली रखा था राइट टू प्रिवेसी, तो उन्होंने ये सोच के तो नहीं रखा था कि इसके अंदर अबॉर्शन का राइट भी इंक्लूडेड होगा। तो ओरिजिनल इंटेंट में तो ये नहीं उतरता है, ना ही रिस्ट्रेंट की फिलोसफी पे उतरता है। लेकिन एक्टिविस्ट जो है नॉन ओरिजिनल, जो लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर इंटरप्रेट करते हैं, जो प्रैग्मेटिक इंटरप्रेट करते हैं, तो उन्होंने फिर उसको लूजली इंटरप्रेट किया कि अबॉर्शन इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी ऑफ अ वुमन, तो इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं रोक सकती। ये बेसिकली टेक्सास ने आई थिंक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो रो वर्सेस वेड ने डिसाइड की कि टेक्सास रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता अबॉर्शन के ऊपर। सिटीजंस यूनाइटेड वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन, अब आप ये भी देखें इसी के है कि कांग्रेस ने बेसिकली अगर कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिकल स्पेंडिंग पे स्टैट्यूटरी लिमिट्स लगाई ना, यानी या कांग्रेस ने कोई लिमिट्स लगाई, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। अब फ्री स्पीच और पैसा लगाना क्या दोनों इक्वल है? ऑन द सर्फेस ऑफ इट इक्वल नहीं है ना। ये तो ऐसा नहीं है कि जब फ्रेमर्स ने फ्री स्पीच का राइट दिया था, फर्स्ट अमेंडमेंट रखी थी जब बिल ऑफ राइट्स के अंदर, तो उन्होंने ओरिजिनली ये तो नहीं सोच के रखी थी कि इसका मतलब फ्री स्पीच का मतलब है कि आप किसी की इलेक्शन की कैंपेन पे कोई कंपनी जितने मर्जी पैसे लगाए। यूएस में आपको पता है ना, लॉबिंग इस तरीके से ऑपरेट करती है, हमने रिपीटेडली डिस्कस किया बोलसाई के अंदर भी, कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स फंडिंग्स के जरिए भी वो फंडिंग्स रेज करता है हर पॉलिटिकल कैंडिडेट, हर कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी, सेनेट का कैंडिडेट भी, कांग्रेस का भी, स्टेट लेजिस्लेचर का भी। फिर बड़े बड़े अगर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस मिले, उन्हें सुपर पैक्स कहते हैं। अब इससे कंसर्न ये होता है कि डेमोक्रेसी का एलीट कैप्चर होने का खतरा है, कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रीज बाय कर लेती हैं पॉलिटिशियंस को, क्योंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेंड किया होता है, जैसे नेशनल राइफल एसोसिएशन, बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज करती हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिर ये कांग्रेस में फिर ये था कि उसको इसके ऊपर लिमिट लगाई जाए। यूके में भी इसके ऊपर एक लिमिट है कि आप इससे ज्यादा एक कैंडिडेट पे स्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवरटर्न कर दिया 2010 में कि नहीं, किसी भी की पॉलिटिकल कैंपेन पे पैसा लगाना इज लाइक एक्सप्रेसिंग योर support to them, and it's like expressing your speech to them. So if you spend money on a political campaign, this is just like giving credence to their political views, this is just like supporting their views, political views, and hence this is like free speech. अभी देखें बड़ी लूज इंटरप्रिटेशन है, ये बड़ी नॉन ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन है। ओरिजिनली ये सोच के तो नहीं फ्रेमर्स ने ड्राफ्ट किया था, तो ये भी इसी की एक मिसाल है। एग्जांपल्स ओरिजिनलिस्ट जजेस की, ये फेमस जजेस हैं। ये नॉन ओरिजिनलिस्ट जजेस में ये ओरिजिनलिस्ट नॉन ओरिजिनलिस्ट जजेस हैं। एंटनी स्कलिया इज अ वेरी फेमस ओरिजिनलिस्ट जज, वेरी ब्रिलियंट वन। अगर हम कोर्ट्स की बात करें, यानी किस टाइम फ्रेम के अंदर एक्टिविस्ट डिसीजंस बहुत ज्यादा आए, या किस टाइम में रिस्ट्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजंस बहुत ज्यादा आए, तो वारन कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम पे यूजुअली होती है। द वारन कोर्ट वाज अ चैंपियन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, लूज कंस्ट्रक्शनिज्म, लिविंग डॉक्यूमेंट। इसी टाइम पे रेशियल सेग्रीगेशन, ये वो डीसेग्रीगेशन वगैरह हुई। द रेंक्विस्ट कोर्ट 1986 से 2005 वाज अ चैंपियन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिज्म एंड ओरिजिनल इंटेंट की फिलॉसफी। अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक्टिविस्ट कोर्ट्स की बात करें, रिस्ट्रेंट कोर्ट्स की, तो द चौधरी कोर्ट चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे 2009 टू 2013 ये एक एक्टिविस्ट कोर्ट थी। ठीक है।
ये आप पढ़ लें स्टेटमेंट भी, और इसमें ये उन्होंने जो मेन केसेस डिसाइड किए, कराची लॉ एंड ऑर्डर केस, एनआईसीएल स्कैम, हज करप्शन केस, पावर एंट्री केस, एनआरओ केस, ये बड़े एक्टिविस्ट से डिसीजंस थे जिसमें बड़ी लूज इंटरप्रिटेशन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि एग्जेक्टिव के बहुत सारे मामलों में इंक्रोचमेंट थी इसके अंदर। एनआरओ जो कि पार्लियामेंट्री एक डॉक्यूमेंट था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो ये बड़े एक्टिविस्ट किस्म के डिसीजंस थे। फिर द साकिब निसार कोर्ट 2016 टू 2019 जब चीफ जस्टिस रहे, इसके ऊपर आप आइए रहमान की बड़ी अच्छा आर्टिकल है, ये लाजमी पढ़े, उससे कुछ इक़्तिबासात या कुछ एग्जाम्पल्स और चीज़ें आप इसके अंदर कोट कर सकती हैं और करनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आई रहमान की स्पेशल रिपोर्ट जो आप लाजमी देखें। तीसरी द खोसा कोर्ट 2019 टू 2019, लार्जली अ रिस्ट्रेन कोर्ट। ठीक है, इसमें दो सिर्फ सुओ मोटो लिए गए थे, एक सुओ मोटो लिया गया था आई थिंक वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के ऊपर, और एक ये कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया गया था जस्टिस काजी फायजी साकेला, वो एक्सेप्ट किया। वो सुओ मोटो तो नहीं था, लेकिन दैट वाज मोर एक्टिविस्ट आई थिंक डिसीजंस, दीस वर टू जस्ट एक्टिविस्ट, अदरवाइज ब्रॉडली इट वाज अ रिस्ट्रेन्ड कोर्ट, बिलीव भी यही था जस्टिस कोसा का। तो ये भी आप देखें, ज़कीर रहमान की इसके ऊपर रिपोर्ट है डॉन के अंदर। ठीक है, जैसे वासिफ सईद कोसानी की बेसिकली मेरा के ऊपर। अब जब आप ये 3 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, ये पूरा लेक्चर देख लेंगे, तो आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान पे भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ओवरऑल भी आपको ग्लोबल व्यू भी मिला है थोड़ा सा, यूएस वगैरह का देख के इस पे भी आप थोड़ा सा पढ़ें। फिर पाकिस्तान का पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसे वगैरह भी इसके ऊपर आता है तो आपकी इसके ऊपर बड़ी कमांड होगी। अच्छा, रैशनल फॉर रिस्ट्रेंट एंड ओरिजिनलिज्म, यानी रिस्ट्रेंट और ओरिजिनल इंटेंट का क्या रैशनल है, क्या फायदा है? ओरिजिनलिज्म रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड दैट अनइलेक्टेड जजेस will seize the reins of power from elected representatives. ठीक है, ओरिजिनलिज्म in the long run better preserves the authority of the court. Non-originalism allows too much room for judges to impose their own subjective and elitist values. Judges need neutral, objective criteria to make legitimate decisions. The understanding of the framers and ratifiers of the Constitution clause provides those neutral criteria. कि अगर ओरिजिनलिज्म नहीं, आप ओरिजिनल इंटेंट नहीं यूज करेंगे तो जजेस फिर अपनी वैल्यूज डालेंगे, अपनी इंटरप्रिटेशन डालेंगे। एक न्यूट्रल क्राइटेरिया चाहिए, इसलिए फ्रेमर्स का क्या आइडिया था, वो एक न्यूट्रल क्राइटेरिया फराहम करता है। दूसरा, अगर रिस्ट्रेंट और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे लॉज की, तो जजेस खुद हर पॉलिसी चेंज इनिशिएट करना नहीं शुरू कर देंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनका ये काम है करना, सिर्फ उनको मौका मिलेगा। इसमें एक मिसाल है कि लॉकनर वर्सेस न्यूयॉर्क इज वाइडली कंसीडर्ड टू बी अ बैड ओरिजिनलिस्ट डिसीजन। नॉन-ओरिजिनलिस्ट डिसीजन, सॉरी। ओरिजिनलिज्म बेटर रिस्पेक्ट्स द नोशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको हर अपनी विल के मुताबिक जजेस को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, वो एक सैक्रोसैंक्ट चीज है। ओरिजिनलिज्म मोर ऑफ्टन फोर्सेस लेजिस्लेचर टू रीकंसीडर एंड पॉसिबली रिपील और अमेंड देयर ओन बैड लॉज रादर देन टू लीव इट टू द कोर्ट्स टू गेट रिड ऑफ देम। ओरिजिनलिज्म बेसिकली कहता है, या रिस्ट्रेंट ये कहती है कि जिसका काम है वो करे, वो पार्लियामेंट का काम है। अगर बुरे लॉज भी हैं तो पार्लियामेंट को कंपेल करना चाहिए कि वो अपने लॉज को अमेंड करें, ये नहीं कि जुडिशरी खुद स्क्रैप करके उन्हें चेंज कर दे। तो पार्लियामेंट की एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी इस तरह, बल्कि पार्लियामेंट स्ट्रांग होगी। इसके मुकाबले में एक्टिविज्म और नॉन ओरिजिनलिज्म का क्या रैशनल है? नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एंटिसिपेट ऑल मींस दैट गवर्नमेंट माइट इन द फ्यूचर यूज टू ऑप्रेस पीपल, सो इट इज समटाइम्स नेसेसरी फॉर जजेस टू फिल द गैप्स। ठीक है, इंटेंशंस ऑफ फ्रेमर्स आर वेरियस, बहुत डिफरेंट इंटेंशंस हो सकती हैं उनकी। समटाइम्स ट्रांजिएंट हो सकता है कि एक वक्त में कोई थी, एक टाइम पे कुछ और थी, एक की, एंड ऑफ्टन इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। कभी-कभी आपको पता ही नहीं है फ्रेमर्स की क्या इंटेंशन थी। टेक्स्ट इज ऑफ्टन एम्बिगुअस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कैन बी फाउंड टू सपोर्ट ईदर साइड। पुराने जुडिशियल केसेस में दोनों साइड्स की सपोर्ट में आपको मिल सकते हैं। इन सच केसेस व्हाई नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट विल बेस्ट प्रमोट द पब्लिक गुड। ऐसे केस में कि जहां स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन से या ओरिजिनल इंटेंट से आप साबित ही नहीं कर सकते एक केस, या दोनों साइड्स का केस प्रूव कर सकते हो, तो क्यों ना वो वाली साइड ली जाए जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो। Non-originalism and activism allows judges to head off the crisis that could result from the inflexible interpretation of a provision in the constitution that no longer serves the original purpose. Basically ये कि ऐसे क्राइसिस अवॉइड कर सकती है जुडिशरी कि वो वाली क्लॉजेस निकाल दी जाए, उनको रीइंटरप्रेट कर दिया जाए जो अब सर्व नहीं करती हैं अपना पर्पस। जैसे कि ये ड्रेड स्कॉट या प्लेसी वर्सेस फर्गसन के ओरिजिनलिस्ट डिसीजंस थे, ठीक है, या रिस्ट्रेंट वाले, उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया अफ्रीकन अमेरिकन को। तो बाद में जो कोर्ट्स ने डिसीजंस दिए इनको रिवर्स करने के लिए, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाला डिसीजन, तो अच्छी बात नहीं थी कि उन्होंने क्राइसिस को अवॉइड कर दिया। द अमेंडमेंट प्रोसेस इज टू डिफिकल्ट एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू सेव अस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस में वैसे मुश्किल होती है, तो इसीलिए अगर आप हर चीज से पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट पे छोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकेंगी और लोगों के राइट्स वायलेट होते रहेंगे। तो इसलिए एक्टिविज्म saves the day. Non-originalism allows the constitution to evolve to match more enlightened understanding on matters such as the equal treatment of blacks, women and other minorities. तो ज्यादा enlightened आपकी social protection की तरफ जाता है एक्टिविज्म। इसके मुकाबले में जो ओरिजिनलिस्ट होते हैं, they lose sight of the forest because they pay too much attention to the trees. The larger purpose, the animating spirit of the constitution was the protection of liberty and we ought to focus on that. So the idea is कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर से देखें तो आप उसकी एसेंस को नहीं समझ रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस तो लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है और एक्टिविज्म वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके एंड पे आप ने ये किया, ये सब चीजें हमने देखी, एंड पे आप वर्डिक्ट लिख सकते हैं और अपना एनालिसिस दे सकते हैं। आपका एनालिसिस ये हो सकता है कि इन दोनों के अगेन लाइक दैट क्लीशेड एनालिसिस दैट देयर नीड्स टू बी अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन द टू। जब चीजें बहुत ऑफ द बैलेंस जा रही हो, जब मेजर क्राइसिस आ रहे हो, वहां पर एक्टिविज्म इज गुड। जैसे कि हमने ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन देखा, जब डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात आती है तो वहां एक्टिविज्म इज सूटेबल। बट एवरीडे मैटर्स के अंदर, रूटीन प्रोसीजर्स के अंदर, पार्लियामेंट्री रूटीन प्रोसीजर्स एंड एग्जीक्यूटिव के रूटीन प्रोसीजर्स के अंदर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। वो फंक्शनिंग को, गवर्नेंस को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। फिर वो जुडिशियल
क्या कहते हैं जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाती है, ठीक है। तो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं हो या जुडिशलाइजेशन ऑफ एग्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, रूटीन मैटर्स में उनको इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। ये वर्ड का आप ऐड कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा सिंथेसाइज हो जाएगा ये पूरी डिस्कशन। आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह और जिस डेप्थ में और जितनी न्यूआंसेस में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का ये पूरा डिस्कस किया है टॉपिक, इतना जनरली मार्केट में हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंशाल्लाह इफ यू गाइस फॉलो दीज एंड अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार करें और ये पेपर में अटेम्प्ट करें तो यू गाइस विल गेट रियली गुड स्कोर। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइस। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।